डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज से हमने इंग्लिश के लेक्चर का आगाज़ किया है, तो इसमें मैंने सबसे पहले ये फ़ैसला किया है कि आपको लेसन्स की एक्सप्लेनेशन करूं और साथ में जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो साथ साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। हमारा सबसे पहला लेसन द डाइंग सन है, और पहले मैं थोड़ी इसकी वजाहत कर दूं कि इस लेसन में जो कि सर जेम्स ने इसको लिखा है, इसमें उसने हमें कायनात की जो तख्लीक है और उसकी इब्तदा है और ज़िंदगी के ज़हूर के मुतालिक हमें बताया है। वो कहता है कि ये जो कायनात है ये हमारे तसव्वुर से भी ज़्यादा वसी है और इसमें अनगिनत सितारे मौजूद हैं जो अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं, और बाज़ सितारे तो इतने बड़े हैं कि हमारी लाखों करोड़ों ज़मीनें इसके अंदर आ जाएं फिर भी खला जो है वो बाकी है। तो इस पूरे लेसन में हम कायनात के आगाज़ को और इसमें गर्दिश करने वाले सितारों को और सूरज और इसके हवाले से जितने भी सितारे खला में मौजूद हैं उनके हवाले से हम पढ़ें। सर जेम्स के मुताबिक जब कायनात तख्लीक हुई उसकी वजह ये थी कि एक कहीं से घूमता फिरता सितारा घूमते फिरते हुए किसी तरह सूरज के करीब आया और फिर उसके आने से हवा में एक गर्द का तूफान हुआ। इस तूफान ने ठंडे होने के बाद एक पहाड़ की शक्ल अख्तियार की। ये पहाड़ जो है ये टूटा और फिर ये टुकड़ों में तकसीम हो गया, और इन टुकड़ों के जो नाम हैं वो अतारत, मरीख, जितने भी ये निज़ाम शमसी के सितारे हैं ये वजूद में हैं। तो ज़मीन भी इसी तरह से वजूद में आ गई। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये ठंडी हुई और किसी भी वजह से इसमें ज़िंदगी वजूद में है। और ये ज़िंदगी कैसे वजूद में आई मुसन्निफ़ इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो बहरहाल हमने इस लेसन में ये सारी चीज़ें कवर करनी है और पढ़नी है। अब हमारे जो टेक्स्ट है उससे रिलेटेड जो है इसमें सबसे पहले क्लोज टेस्ट का एक क्वेश्चन आता है। ये 5 नंबर का सवाल है और आपके टेक्स्ट के अंदर इसके 3 पैराग्राफ गिवन हैं। तो इन तीनों पैराग्राफ में ऑप्शंस भी मौजूद होंगी जो कि 5 ऑप्शंस होंगी, और आपने हर जो है क्लोज टेस्ट में हर एक फिल इन द ब्लैंक्स के नीचे अकॉर्डिंग टू उस ऑप्शन को पुट करना है। जैसा कि पहला पैराग्राफ है उसमें है जी, मैं पढ़ा देता हूँ, आप ज़रा इसे तवज्जो से देख लें। A few stars are known which are dash bigger than the earth, यानी यहाँ पर हमने इन जो 5 नीचे गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से एक को सिलेक्ट करना है, और वो है जी हार्डली बिगर देन द अर्थ बट डैश ऑफ देम आर सो लार्ज, और तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ देम सो लार्ज दैट डैश ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ कुड बी packed inside each and leave room to spare. Here and there, यहाँ पर आएगा we find an immense star large enough. तो ये पहला पैराग्राफ है क्लोज टेस्ट का और उसकी आंसर्स की जैसे मैंने आपको बताया। इसका दूसरा पैराग्राफ है the stars themselves are far too dash for this, यानी far too hot for this. We may think of dash, we may think of them as a collection of fires scattered through space, providing them warmth in surroundings where the temperature is at most some 4 degrees above zero. That is about 484 degrees of frost on the Fahrenheit scale. ये आपका
दूसरा जो है पैराग्राफ है जिसके बारे में आपको बताया। अब पैराग्राफ नंबर 3, लाइफ डज नॉट सीम। पैराग्राफ नंबर 3 इसको देख लीजिए। लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट in the plan of universe which produced our planetary system. Calculation shows that there can be only very kind such system in space, yet so far as we can see so far as we can see life of kind we know on the earth can exist only on planets like the earth। तो ये 3 पैराग्राफ हैं, इनकी जो कीज हैं वो भी गिवन होंगी पेपर में जैसे आप जानते हैं, और आपने अकॉर्डिंग टू इनको फिल भी करना है। ये आपके लेसन का इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसे आपने तैयार करना है। और 5 नंबर का ये सवाल जैसा कि आप जानते हैं होता है ये। इसका दूसरा सवाल है जिसे हम सिनोनिम्स कहते हैं, हम मानी अल्फाज को सिनोनिम्स कहते हैं। और इन हम मानी अल्फाज जो हैं ये बोर्ड के पेपर में आपको 5 कहीं से लेसन से मिलेंगे, और इनको आपने उनकी गिवन जो ऑप्शंस हैं उनके मुताबिक फिल करना होगा। यहाँ पर हमारे पास जो पहला सिनोनिम है वो है मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच एंड लीव रूम टू स्पेयर। यहाँ रूम को अंडरलाइन किया गया है जिसका मानी है जगह, और 4 ऑप्शंस गिवन है, अपार्टमेंट, लॉजिंग्स, स्पेस एंड क्वार्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है स्पेस, ये आपने फिल करना है। इसी तरह से बाकी सारी सिनोनिम्स हैं, मैं आपको सिनोनिम्स के नाम ले देता हूँ और उनके मानी बता देता हूँ, आप जस्ट उनको कवर कीजिए। तो दूसरे ऑप्शन में आपको लफ्ज़ प्रोबेबली दिया गया है जिसका मानी शायद है, और यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, सर्टेनली, श्योरली, हैबिचुअली और परहैप्स। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है परहैप्स, इसको आपने सर्कल करना है। तीसरे में सेल्डम, शाज़ो नाज़िर, और आपने ऑप्शन सी रेयरली को। चौथा वॉन्डरिंग, बिला मकसद, और यहाँ पर पहली एमलेस। 5th में इमेजिन, यहाँ पर मीनिंग तसव्वुर है, और यहाँ पर ऑप्शन डी है थिंक। 6th में टोन टू पीसेस यानी मुंतशिर होना, यहाँ पर ऑप्शन सी है स्कैटर्ड। 7th में रेडिएशंस, शुआएं। 8th ऑप्शन जो है वो है फ्राइटनिंग, खौफनाक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है हॉरिबल, ये भी खौफनाक के लिए है। अपीयरेंस, बका, और ऑप्शन डी है एग्जिस्टेंस, ये भी बका। और आखिरी लास्ट 10th जो है वो है सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द, और यहाँ पर आपकी ऑप्शन ए है अराउंड। तो ये सिनोनिम्स हैं, मैंने आपको नोट्स भी दिए थे, उसके हवाले से भी आपको बता दूं कि वहाँ पर आप इन ऑप्शंस को याद भी करें और फिल भी करें और इसका टेस्ट भी दें। तो अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाई दिए देता हूँ, जो कि 2 सवाल जैसा कि आप जानते हैं हर लेसन से बोर्ड के पेपर में आएंगे और आपने इनके आंसर्स देने होंगे। तो कुल 10 सवाल आने हैं 20 नंबर के, और 1 सवाल है वो 2 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। ऐसा क्यों है कि एक सितारा शाज़ो नाज़िर कभी कभार दूसरे सितारे को अपने करीब पाता है, ऐसा क्यों है? द यूनिवर्स इज वेरी वास्ट, कायनात बहुत वसी है, एंड देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइल्स अमंग द स्टार्स, और सितारों में लाखों करोड़ों मील का फासला है। दैट इज वाई, यही वजह है, अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। तो एक सितारा शाज़ो नाज़िर कभी कभार ही दूसरे सितारे को अपने करीब पाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन, क्या हुआ, व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स के मुताबिक अ वॉन्डिंग स्टार, घूमता फिरता सितारा, वॉन्डिंग थ्रू स्पेस, खला में से घूमते हुए, केम नियर द सन, सूरज के करीब आया, तब क्या हुआ?
अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स के मुताबिक सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो, आज से कोई तकरीबन 2 अरब साल पहले, a star happened to come near the sun, एक सितारा सूरज के नज़दीक आया, and raised huge tides on the surface of the sun, और सूरज की सतह पर बहुत बड़ी लहरें बुलंद की। As a result, नतीजे के तौर पर a high mountain of waves was formed there, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ जो है वो वजूद में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, what happened, क्या हुआ when the morning star came nearer and nearer, पर जो घूमता फिरता सितारा है वो करीब और करीब आया तो क्या हुआ? when the morning star came nearer and nearer, the mountain of the waves rose higher and higher, यानी जब वो करीब और करीब आया तो वो लहरों का पहाड़ जो है वो बड़ा से बड़ा होता गया। What are planets and how did they come into existence? सयारे क्या हैं और ये किस तरह वजूद में आए? Planets are heavenly bodies revolving round the sun in fixed orbit, अपने मदार में हरकत करने वाले अजराम फल्की हैं। Once a star came near the sun, जब एक सितारा सूरज के करीब आया, when that star began to move away, फिर उस सितारे ने पीछे हटना शुरू किया, the mountain of waves was torn into pieces, तो वो जो लहरों का पहाड़ था वो टुकड़ों में टूट गया। These pieces fell off into space, और ये टुकड़े खला में गिर गए। They are planets, ये सयारे हैं, and our earth is one of them, और हमारी ज़मीन इनमें से एक है। Why is there no life on the stars? क्वेश्चन नंबर 5 है, सितारों पर जिंदगी क्यों नहीं है? The stars lack all the physical condition which are necessary for the existence of life. जिंदगी की बका के लिए ना सिर्फ फितरी हालात जो हैं उनकी इनमें कमी होती है, जैसा कि एयर, हवा, वाटर, पानी, सॉइल, मट्टी एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। मोरओवर, मज़ीद बढ़ा, द स्टार्स आर एक्सट्रीमली हॉट, सितारे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ नो लाइफ ऑन दैम, यही वजह है कि इनमें कोई ज़िंदगी जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जी। राइट अ नोट ऑन द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा के बारे में एक नोट लिखी। इन द बिगनिंग द पीसेस ऑफ सन वर वेरी हॉट, शुरू में जो ये सितारे थे इनके टुकड़े बहुत गर्म थे। ग्रेजुअली बतदरीज दे बिकेम कूलर, तो ये ठंडे होते गए इन कोर्स ऑफ टाइम, एक वक्त गुजरने के साथ। वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस गेव बर्थ टू लाइफ, इनमें से एक ठंडे होते टुकड़े ने जिंदगी को जन्म दिया। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, ये एक छोटे से नामियाती जरसूमे से शुरू हुआ। दे वर एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ बिफोर डाइंग, तो इन्होंने मरने से पहले अपने जैसे अजसाम पैदा करने के काबिल थे। आफ्टर लॉन्ग टाइम, एक बहुत लंबे अरसे के बाद, ह्यूमन बीइंग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, इंसानियत वजूद में तो आई। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज द यूनिवर्स, क्यों कायनात ऑफ विच अवर अर्थ इज अ पार्ट, जिसका ज़मीन हिस्सा है, सो फ्राइटनिंग, इतनी खौफजदा कर देने वाली क्यों है? गिव एज मैनी रीजन एज यू कैन, इतनी मिसालें दीजिए, इतनी वजूहात बताइए जितनी आप बता सकते हैं। तो यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग, कायनात खौफजदा कर देने वाली है, बिकॉज ऑफ इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैलाव है, फासले हैं, ग्रेट डिस्टेंस फासले हैं, एंड एब्सेंस ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी की अदम मौजूदगी है, और अदर प्लैनेट्स एंड ओवर लोनलीनेस, और दूसरे सियारों पर, और ये हमारी जो तन्हाई है ये हमें खौफजदा कर देने वाली है। व्हाट इन योर ओपिनियन, और आपकी राय में, शुड बी द कंडीशन नेसेसरी, कौन सी चीज़ जो है, हालत जो है वो ज़रूरी है फॉर द काइंड ऑफ लाइफ, इस किस्म की ज़िंदगी के लिए, वी नो, जिसे हम जानते हैं, टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज, दूसरे अजराम फल्की में वजूद कायम रखने के लिए। डू सच कंडीशन क्रिएट जनरली एग्जिस्ट, तो क्या ऐसी जो हालत है वो वजूद रखती है कहीं और पर? इसका आंसर है लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन सम सूटेबल फिजिकल कंडीशंस, जिंदगी जो है वो सिर्फ मुनासिब तिबाई हालात में वजूद कायम रख सकती है। लाइक रीजनेबल टेम्परेचर, जैसा कि मुनासिब दर्जा हरारत, एयर, हवा एंड वाटर, और पानी में।
सच कंडीशंस डू नॉट एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज। तो ये जो हालात हैं ये दूसरे जो अजराम फल्की हैं उनमें मुमकिन नहीं। देयरफॉर देयर इज़ नो लाइफ ऑन अदर हेवनली बॉडीज। यही वजह है कि दूसरे अजराम फल्की में ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है। ये पहला लेसन है जिसके मैंने आपको क्लोज टेस्ट सिनोनिम्स आपको पढ़ा दिए, समझा दिए। अब मैं आपको पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। और ये ग्रामर का पोर्शन है, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, कुछ का मैं आपको बाद में इसके बारे में आपको ग्रामर के हवाले से ग्रामर की बेसिक पढ़ाऊंगा, जिसमें सबसे पहले इब्तिदा करते हैं हम टेंसेस से। टेंसेस बहुत ज़रूरी हैं समझाने के लिए। ये इंग्लिश की बेस है। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आप इंग्लिश को आसानी से समझ भी सकते हैं और गलती किए बगैर उसको लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। मैं वाइट बोर्ड पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको गौर कीजिए। सबसे पहले पहचान। सबसे पहले पहचान। उर्दू फिक्रे के आखिर में अक्सर जो है वो आप देखते हैं कि ता है, ती है, ते हैं वगैरह से फिक्रा जो है वो लिखा है, इसलिए पहचान। अब इसको बनाते हैं, बनाने देखिए जी, बनाने के तरीके में सबसे पहले जो सादा फिक्रा है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सादा फिक्रा में सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की पहली हालत और ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसका जो मनफी है उसमें हम सब्जेक्ट, डू नॉट, डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और सवालिया में मोस्टली जो है डू और डज को बाहर लिखें, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली हालत, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन। जो इसमें एक चीज नोट करनी है आपने, जो जरूरी है वो है ही, शी, इट, वन नेम, डबल एस, सी एच वगैरह के साथ एस या ई एस का इजाफा। जब हम फिक्रा बनाएंगे तो हम इन चीज़ों पे गौर करेंगे, इन चीज़ों पर हम ध्यान करेंगे। याद रखिएगा कि जो भी फिक्रा इन, ई, शी, इट, वन नेम, डबल एस, सी एच वगैरह के साथ शुरू होगा उसके साथ हम एस या ई एस लगाने को करेंगे। अब मैं एक इसकी एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल में सबसे पहले वो खत लिखता है, ये उर्दू फिक्रा है। उर्दू से अंग्रेजी बनाने के लिए इसमें हमने ये चीज नोट करनी है कि फिक्रा जब शुरू कर रहे हैं वो, अब इसको पलट रहे हैं, लिखता है खत, यानी हमने
दिखता है, इनको इन एरोस से समझ लीजिए कि हमने आगाज ऐसे ही करना है और यहां से हमने हेल्प लेनी है। जहां पर बनाने का तरीका में आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट हालत प्लस ऑब्जेक्ट है, तो वो खत लिखता है। हम सबसे पहले वो की इंग्लिश लिखेंगे, वो है ही। अब इसके बाद लिखने की इंग्लिश है राइट, खत की इंग्लिश है आ लेटर। तो ही राइट अ लेटर। अब नोट हमने किया हुआ है कि ही शी इट या वर नेम या इन डबल एस या सी एच के साथ जो भी फिक्रा शुरू होगा उसके साथ एस या ई एस लगेंगे। तो ये जब ही से शुरू हो रहा है तो हम यहां पर इजाफा करेंगे एस का, ये बन जाएगा राइट साइड। राइट साइड। सवाल ये पैदा होता है कि किन फिक्रों के साथ हमने एस लगाना है और किन के साथ हमने ई एस लगाना है। तो आप जानते हैं कि वॉवल्स जो हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये वॉवल्स हैं। जब भी ये किसी लफ्ज के आखिर में आ जाए तो आपने उनके साथ ई एस का इजाफा करना। मिसाल के तौर पर यहां पर लफ्ज है गो, गो के आखिर में वर्ड जो लेटर है वो ओ आ गया है, जो कि वॉवल्स वे से आया है। इसलिए जब हम इसको बनाएंगे तो ये गोज में बनेगा जी ओ ई एस, गोज। और अगर सपोज लफ्ज आ जाए सिंग, आखिर में आप देख रहे हैं जी आया है, तो ये जी वॉवल से नहीं है, तो हम इसको बनाते हुए लिखेंगे एस आई एन, सिंपल एस, सिंग्स। यही वजह है कि जब ये वॉवल से कोई फिक्रा आएगा, लफ्ज आएगा, तो हम उसके साथ ई एस का इजाफा करते हैं। तो यहां पर नेगेटिव बनाते हुए, मनफी फिक्रा बनाते हुए हम लिखेंगे ही, अपना मनफी फिक्रा है, पहले सब्जेक्ट वो ही है। अब डू और डज में से किसी का इंतखाब करना है, तो अब डू और डज में से इंतखाब करना है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि डू किन के साथ लगता है और डज किन के साथ लगता है। तो डू किन के साथ लगता है और डज, आई, वी, यू और दे, इनसे शुरू होने वाले फिक्रों के साथ हम डू लगाते हैं। बाकी ही, शी, इट का कोई नाम होगा, एक नाम, उसके साथ हम डज लगाते हैं। तो ये फिक्रा जो है वो ही से शुरू हो रहा है, लिहाजा हम यहाँ डज लगाएंगे, क्योंकि डज जो है वो ही से स्टार्ट हो रहा है। और दूसरा, अगर हम डू भी लगा दें तो अकॉर्डिंग टू रूल वॉवल आ गया और हमने ई एस लगाने के पाबंद है, तो ये ऑटोमेटिकली ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब इसको सवालिया बनाना है अकॉर्डिंग टू रूल। डू या डज को बाहर निकालें तो हम डज को बाहर निकालेंगे, डज ही राइट अ लेटर। क्वेश्चन, तो ये है जी टेंस। इस टेंस को आपने समझना है, इस पे गौर करना है। इसकी एक्सरसाइज जो है वो आपको गिवन है, मैं आपको पेज बता देता हूं। आपने अपनी बुक के पेज नंबर 241 पे जाना है और वहां पर आपको एक्सरसाइज इसकी गिवन है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है और पैसिव वॉइस में भी है। तो आज मैं आपको एक्टिव वॉइस में समझा रहा हूँ, इसका पैसिव वॉइस जो है मैं इसको बाद में समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पर फिक्र गिवन है, मैं मेहनत करता हूँ, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ से ये सारे फिक्रे आपने करने हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 7 लिखी है। इन तमाम फिक्रों को आपने याद भी करना है, इनकी मशक भी करनी है, इन्हें बार बार दोहराना भी है। तो ये था ग्रामर का एक हिस्सा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।